Hello friends, how are you all? I'm Valyan. Today I'm going to discuss previous questions of 2021 Shift 1 Part 7. And today I'm going to start from the Part 7. In the previous sessions, we have completed Part 6. So there are so many questions we have covered in our previous sessions. So today I'm going to start. There's a question in which assertion and reason are given. So given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as a reason R. So the assertion A is the teacher must be at the center of fundamental reforms in the education system. जो teacher है वो एक center है किस चीज का, एक fundamental reforms का हमारी education system में. And the reason क्या है? क्योंकि the teachers shape the next generation of nation's economy. देखो यहाँ इन्होंने गलत कर दिया. इकोनॉमी को टीचर शेप करता है, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, इंडिविजुअल्स को पढ़ाता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है. क्योंकि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, दैट मीन्स बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना, उससे क्या होता है, बच्चे जब अच्छा ग्रो करते हैं, अच्छा लर्न करते हैं, तो ज्यादा जल्दी वो ग्रो करते हैं, उनका अच्छा डेवलपमेंट होता है, उनकी स्किल्स डेवलप होती है. तो कहीं ना कहीं आप अपनी एक नेक्स्ट जनरेशन को, अपनी एक नेशनल के बच्चा एक अच्छा सिटीजन बन सकता है. ठीक है, तो एक नेक्स्ट जनरेशन को आप डेवलप करते हो इस तरह से. तो इकोनॉमी को डेवलप करने का रीजन नहीं होता. टीचर क्या करता है, टीचर जो होता है आइडेंटिफाई करता है बच्चे की नीड को और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाता है. बच्चे की क्या नीड है, बच्चे की क्या वीकनेस है, बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, उस पोटेंशियल को जानते हुए टीचर्स बच्चे को हेल्प करते हैं. Such teachers become successful at creating an environment that is conducive to learning. That means बच्चा जो learn करे वो productive होना चाहिए. आपकी क्लास में जो एक टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट होता है वो एक बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो एक प्रोडक्टिव होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए. तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे हम बोलते हैं NEP 2020 हैज बीन डिजाइंड to put the teacher at the center of the fundamental reforms in the education system in India. जो हमारी NEP 2020 थी वो इसी तरह से डिजाइन की गई है कि जो टीचर है वो एक सेंटर है किस चीज का, फंडामेंटल रिफॉर्म्स का, हमारी एजुकेशन सिस्टम में. It is a well established fact that the education is a lifelong process and the teacher is the most important factor in each citizen's learning journey. हर बच्चे की, हर सिटीजन की लर्निंग जर्नी में टीचर जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. क्योंकि बच्चा बचपन से जैसे मदर के साथ होता है, फैमिली के साथ होता है, उसी तरह से बच्चा अपनी एजुकेशन लाइफ में टीचर्स के साथ होता है. तो एजुकेशन जो होती है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है और जो टीचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि वो उसमें उसको पूरी तरह से हेल्प करता है. National Profession Standards for the Teachers (NPST) sets out to NEP 2020 aim for equitable access to the highest quality education for all learners. जो हमारी ये NPST था, इसने अंदर NEP 2020 में जो इन्होंने एम रखा है वो यही रखा है कि सबको इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए सब लर्नर्स को, ताकि जितने भी लर्नर्स हैं वो पैशनेट हों एजुकेशन को लेके, मोटिवेटेड हो, हाईली क्वालिफाइड हो, प्रोफेशनली ट्रेन्ड हो और वेल इक्विप्ड टीचर्स हों आने वाले टाइम में. तो अगर आप अपने लर्नर्स को आज के वक्त में एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक अच्छा सिटीजन बनेंगे इन फ्यूचर. तो ये बात, इस ये जो स्टेटमेंट है आपकी, ये इस चीज को क्लैरिफाई करती है, इकोनॉमी को नहीं करती. तो अपने आप में आपका जो रीजन है वो गलत हो जाता है. तो इसके बेसिस पे हमारा जो असर्शन है दैट इट इज करेक्ट एंड अवर रीजन इज नॉट करेक्ट. सो फर्स्ट इज अवर आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको असर्शन ए एंड रीजन आर दोनों गिवन है. असर्शन क्या कहता है, द इफेक्टिवनेस ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम. इफेक्टिवनेस की बात की जा रही है किसकी, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जो कि डिपेंड करता है अप्रोप्रिएटनेस, किस चीज के अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर, कंटेंट relevant to the objectives of training and has the potential to meet the training needs of the target group. जो आपकी इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसकी इफेक्टिवनेस की बात की जा रही है. वो कब इफेक्टिव होते हैं, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कंटेंट है वो उसके अकॉर्डिंग हो, जो उनको कराया जा रहा है, प्लस जो ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है इन सर्विस में. जैसे फ्रेशर कोर्सेज दिए जाते हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब के अंदर होते हैं, जब उनको कोर्सेज कराए जाते हैं ताकि उनकी स्किल्स डेवलप हो, नॉलेज इनहेंस हो, कॉम्पिटेंसीज उनकी इनहेंस हो. तो जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है कि जो इनका पोटेंशियल है टीचर्स का, ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को इसीलिए दी जाती है ताकि उनकी स्किल्स डेवलप हो, कॉम्प्रिहेंशन उन लोग का अच्छा हो, वो कर पाए, अपनी स्किल्स को इनहेंस कर पाए, बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए. तो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो एक मोटिव होता है वो यही होता है टीचर्स के पोटेंशियल के हिसाब से उनकी नीड्स को
बढ़ाना, उसको ट्रेन करना। तो रीजन क्या है हमारा? मिसमैच करना। द मिसमैच बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एंड नीड्स ऑफ द ट्रेनिंग लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप अपने जो ट्रेनिंग पीरियड में जो आपका कंटेंट है, जो आपको अपने ट्रेनर्स को पढ़ाना है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, अगर वो आपके मैच नहीं करते आपकी ट्रेनिंग पीरियड के साथ, तो ये कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा। कि जो टाइम आपको मिला जिसमें आपको अपने ट्रेनर्स को ट्रेन करना था, टीचर्स को ट्रेन करना था, ताकि उनकी स्किल्स डेवलप हो जाती, अगर वो चीज नहीं हो रही है, दैट मीन्स इट्स अ मिसमैच। तो हमारे दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड वन, बिकॉज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपका दोनों बिल्कुल करेक्ट है। सो नेक्स्ट इज द कोर्स इज होस्टेड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म। जो हमारा स्वयं का प्लेटफॉर्म है, जब उस पर होस्टेड होते हैं, जो कोर्सेज होते हैं उस पर वीडियो लेक्चर्स होते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट्स होते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर होता है फॉर ऑल लर्नर्स, ऑन ऑफलाइन डिस्कशन फोरम होता है, एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल होता है। तो यू हैव टू नो क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं कि बच्चा खुद को असेस कर सके वो सही समझा है कि नहीं समझा है। क्रेडिट ट्रांसफर होता है लर्नर्स को, नहीं। क्या क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे? वो तो पहले लर्निंग रिसोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्रेडिट भी ट्रांसफर करेंगे। ऑफलाइन डिस्कशन फोरम नहीं होता, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है, प्रिपेयर रीडिंग मटेरियल भी मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो सी और डी आपके दोनों ऑप्शंस गलत हैं। देखो यहाँ पे भी मैंने ये चीजें गिवन की हैं कि 4 क्वाड्रेंट्स का होता है। यहाँ पे स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अच्छा, ये वाला जो था ना, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी एक बार 2019 या 20 में, उस पे पेपर वन में आपके, क्योंकि उसमें भी आपका हायर एजुकेशन में आता है ये। तो स्वयं में वीडियो लेक्चर्स होते हैं, रीडिंग मटेरियल होता है, डाउनलोडेड भी होता है, प्रिंटेड भी होता है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं थ्रू टेस्ट एंड क्विजेस, ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम होता है, वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये चीजें हमें मिलती है स्वयं के प्लेटफॉर्म पे। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए बी एन ई, विच इज योर करेक्ट आंसर। सो विच स्टडी पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट ह्यूमन ब्रेन्स ट्रीट ईच वर्ड एज एन इमेज। जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो हर वर्ड को एक इमेज की तरह से अपने माइंड में बिठा लेता है, ट्रीट करता है, विच नीड्स टू बी डी कोडेड। जिसकी जरूरत क्या होती है कि वो माइंड में कैसे डी कोड कर रहा है, बिफोर बीइंग प्रोसेस फॉर द मीनिंग। मीनिंग सोचने से पहले हमारे माइंड में वो क्या होता है, वर्ड डिकोड हो जाता है। ये सब चीजें किस में आप पढ़ सकते हैं? कम्युनिकेशन स्टडीज में, न्यूरोलॉजिकल स्टडीज में, फिजियोलॉजिकल में, या फिर साइकोलॉजिकल में। देखो बिल्कुल क्लियर है, जो कम्युनिकेशन स्टडीज है वो कहीं ना कहीं किसकी बात करिए? कम्युनिकेशन की, लैंग्वेज की बात करिए, ठीक है। फिजियोलॉजिकल स्टडीज, फिजियोलॉजी से आप क्या समझते हैं? एनाटॉमी, हमारी बॉडी की जो एनाटॉमी है, क्या फिजियोलॉजी हमारी बॉडी की। साइकोलॉजिकल, क्या हमारा माइंड का सोचने का तरीका है, क्या हमारा बिहेवियर है। ऑल दीज थिंग्स आर साइकोलॉजिकल स्टडीज। बट इफ वी टॉक अबाउट द न्यूरोलॉजिकल स्टडीज, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन की स्टडी से बिलोंग करता है। बात जो की जा रही है वो यही की जा रही है, अगर आपके सामने कोई भी वर्ड यूज किया जाता है तो कहीं ना कहीं माइंड में एकदम डिकोड होता है मीनिंग सोचने से पहले। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होता है, और ये सब चीजें हम न्यूरोलॉजिकल स्टडीज में पढ़ते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। क्योंकि जो हमारी न्यूरोलॉजी होती है वो ब्रांच होती है मेडिसिन की, जो कि किससे कंसर्न होती है? फंक्शन एंड डिजीजेस ऑफ द नर्वस सिस्टम, ब्रेन से। जो हमारी न्यूरो साइंस होती है उसको हम न्यूरल साइंस ही कहते हैं। इज द स्टडी ऑफ हाउ द नर्वस सिस्टम, कि कैसे जो आपका माइंड का जो नर्वस सिस्टम है कंप्लीट, वो कैसे डेवलप हो रहा है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। और जो न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं इसलिए वो ब्रेन पे फोकस करते हैं। वो देखते हैं कि उससे आपके बिहेवियर में, आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उसमें क्या चेंज आ रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजिकल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करिकुलम स्टडीज एज अ फील्ड ऑफ रिसर्च डील्स विद क्वेश्चंस फाउंड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एन एरिया ऑफ एक्टिविटी और नॉलेज एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग, लर्निंग एंड सोशलाइजेशन। जो करिकुलम हम स्टडी करते हैं वो एक फील्ड होती है। किस चीज की फील्ड होती है? एक रिसर्च। किस चीज से वो डील कर रहा है? क्वेश्चंस। जो हम करिकुलम बनाते हैं किसके लिए? अपने इंस्टीट्यूशन के लिए बनाते हैं, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम करिकुलम बनाते हैं, बच्चों को नीड्स को देखते हुए हमें उन्हें क्या चीज प्रोवाइड करनी है, क्या चीज हमें प्रोवाइड नहीं करनी। ये सब कहीं ना कहीं हमारी करिकुलम के अंदर होता है। और ये बहुत डिसिप्लिनरी भी होता है और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी भी होता है। तो ये दोनों चीजें हमारी बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम। जो हमने करिकुलम में पढ़ा है टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम, ये 4 मेन कंपोनेंट से मिलके बना है: पर्पस, एक्सपीरियंस, मेथड्स एंड इवैल्यूएशन।
बिल्कुल ठीक है, जो हमारा पर्पस क्या है, हमारी एक्सपीरियंसेस क्या हैं, क्या हमारा मेथड है और कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं करिकुलम को। अब स्टेटमेंट 2 जो हमारा स्टेक्स मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन है, वो कहीं न कहीं एक्सप्लिसिटली उसके एग्जांपल्स हैं, किस चीज़ को लेके वो कंसर्न्ड है कि कैसे इवैल्यूएशन हुआ है, वो हमारे इवैल्यूएशन क्या इश्यूज़ हैं, डिटरमाइन करने इवैल्यूएशन इश्यूज़ को। जो स्टेक्स मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन है, वो होता ही इवैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल ठीक बात दी हुई है, दोनों स्टेटमेंट 1 में भी और स्टेटमेंट 2 में भी। तो ये जो आपके यहाँ पे भी आपके जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत डिफरेंट क्वेश्चन था कहीं ना कहीं ये कॉल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग से बिलोंग करता हुआ। इसमें लर्निंग स्टाइल्स आपको दिए थे और कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, तो मैंने इसको छोटा सा मैं एक नोट लेकर आई हूँ जिसके बेसिस पे आप देख सकते हैं। जैसे अकोमोडेशन, असिमुलेशन हमने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा है। कन्वर्जेंट थिंकर्स, डाइवर्जेंट थिंकर्स, जो चीजों को बहुत डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं, जो हाईली क्रिएटिव होता है डाइवर्जेंट थिंकर्स। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा लिखा था इसमें ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाए। अकोमोडेटर्स क्या होते हैं? पीपल विद हिज लर्निंग स्टाइल आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ये स्टाइल जो होता है बेसिकली किसका अपोजिट होता है? एसिमुलेटर का। जो अकोमोडेटर्स होते हैं, ये जो अकोमोडेटर्स होते हैं कैसे होते हैं? ये परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स कर परफॉर्म करने में बहुत इंजॉय करते हैं और रियल वर्ल्ड को प्लान करते हैं। दे हैव हैंड्स ऑन लर्निंग, दैट मीन्स ये हैंड्स ऑन लर्निंग पर बिलीव करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल थिंकिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इसका क्या था हमारा प्रैक्टिकल थिंकिंग की बात अगर हम करते हैं तो हैंड्स ऑन लर्निंग की बात हमारा ये कर रहा है, तो दिस इज मैच विद दिस। ओके, फिर आते हैं हमारे कन्वर्जर। पीपल with this learning style have dominant abilities in the areas of abstract conceptualization and active experimentation. They are highly skilled in the practical application of ideas. जो convergent होते हैं practical application of ideas में बहुत ज्यादा skilled होते हैं, skilled persons होते हैं। They tend to do best in situations where there is a single best solution or answer to a problem. नेक्स्ट देख लेते हैं डाइवर्जर्स कैसे होते हैं। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और कन्वर्जर के अपोजिट होता है। दैट मीन्स हमने कन्वर्जर में क्या पढ़ा था? दे आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इनका कॉन्क्रीट है, उनका एब्स्ट्रैक्ट है, इनका कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है। Divergence to be emotional and creative and enjoy brainstorming to come up with new ideas, जैसे artists, musicians, counselors. People with a strong interest in the fine arts, humanities, liberal arts tend to have this learning style. फिर आता है हमारा एसिमुलेशन। एसिमुलेशन जो है हमारा अकोमोडेटर के अपोजिट है। ठीक है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें आते हैं क्रिएटिव होते हैं, थियोरेटिकल मॉडल्स होते हैं। इसको भी एक बार देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से बहुत ज्यादा कंसर्न इनका नहीं होता, नॉट ग्रेटली कंसर्न विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जबकि जो हमारे एकोमोडेटर्स हैं, दे आर हाईली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे वो करते हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग पे बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एक बार देख सकते हैं हम, इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ से डायरेक्टली ना, करना आसान हो जाएगा। अकोमोडेटर्स हमने देख लिया था, हैंड्स ऑन लर्निंग आते हैं। कन्वर्जर्स आते हैं क्योंकि ये क्या आते हैं? हैंड्स ऑन लर्निंग विद थ्योरी। ये डाइवर्जर्स के अपोजिट होता है। डाइवर्जर्स कैसे होता है? रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे डिस्कस करते हैं। एंड एसिमुलेटर्स जो होते हैं अकोमोडेटर्स से अपोजिट होता है, ये प्रैक्टिकल इस पे बिलीव नहीं करते। दैट मीन्स दे आर थ्योरीज एंड फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं। तो इस तरह से हम ये इसके आंसर को अच्छे से देख लेंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ लेंगे ना तो माइंड में बैठ जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसने पढ़ रखा होगा उसको पता होगा। देखो इसमें बहुत सिंपल से दो तीन नाम तो बहुत ही अच्छे से हैं। कार्ल रोजर, ठीक है, पावलो जिसको हम अच्छे से जानते हैं, फ्रूड को हम बहुत अच्छे से जानते हैं जिसे हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जो हमारी क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ काउंसलिंग आती है, दैट मीन्स नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ये होती है हमारी कार्ल रोजर्स की। और जो हमारी डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है वो हमारी काउंसलर सेंटर्ड होती है। साइकोडायनामिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग किसकी होती है? सिगमंड फ्रूड ने दी है हमें। बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियर में अब अगर हम पावलो की बात करते हैं तो पावलो ने हमें कौन सी थ्योरी दी है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। इससे हम ये कर सकते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच की बात करते हैं एरॉन बैक ने। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे और आंसर क्या निकल के आएगा हमारा बिल्कुल क्लियर है। फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन। स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग, एंड आई विश के लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहे। सो stay blessed and enjoy learning, and see you soon with the next video.